प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज महाराजगंज का भी सादर अभिवादन एवं स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे तहसील लम्हुआ के समस्त प्रधानाचार्य बंधु, विद्वान शिक्षक साथी एवं समस्त अभिभावक महानुभावों का यथोचित अभिवादन एवं वंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 हमारी भावी पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा पर चर्चा के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। अब तक हुए सेमिनारों के सफल आयोजन के लिए आयोजक मंडल के सभी साथियों को साधुवाद देता हूं और आगे की रूपरेखा के लिए भाई शैलेंद्र चतुर्वेदी जी से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालने के लिए मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने का कष्ट करें। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य अभिनव विद्यालय हमारे बड़े भाई श्री विजय सिंह जी का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना की है, हम लोग का मार्गदर्शन किया है कि हम लोग इस कार्यक्रम को गतिमान कर सकें। हम आप सभी विद्वत प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और अभिभावकों और हमारे विद्वत वक्ता के बीच में बिल्कुल बाधा नहीं बनना चाहता हूं और मैं सीधे आरबी श्रीवास्तव सर से, प्रधानाचार्य फैजाबाद पब्लिक स्कूल फैजाबाद से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में हम सबको जानकारी दें और उन सारे मंत्रों को बताएं जिन मंत्रों के आधार पर हम सब लोग जब यह शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू होगी तो हम लोग इस पर कार्य कर सकेंगे और देश को परम वैभव पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। आदरणीय आरबी सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, एकदम साफ आ रही है, एकदम साफ। धन्यवाद। मैं अपने कमिश्नरी स्तर पे जो अधिकारी हैं उनको प्रणाम करता हूं और जिले स्तर पर जो भी अधिकारी इसमें संभाग कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं और जितने अध्यापक, प्रधानाध्यापक, गार्जियन, विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, सबको मैं सादर अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। अधिकारी आपने दी है और मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उसे निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। पिछले वेबिनार में शैलेंद्र जी मैंने एक बात कही थी कि ये एनईपी हिंदी में 108 पेज का है और इंग्लिश में जो मेरे पास है वो 60 प्लस 6 66 पेजेस का है। हम लोग सीबीएसई सिस्टम में रह रहे हैं और एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ते पढ़ाते रह रहे हैं। तो एक सेंटेंस हमने ये कहा था कि जैसे एनसीईआरटी की किताबें गागर में सागर की तरह होती हैं, वैसे ये एनईपी 66 पेज जो लिखे हुए हैं, इसमें एक एक लाइन का इतना महत्व है कि अगर हमको उसको बार बार पढ़ेंगे तो एक ऐसी नई चीज हमको मिलेगी जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। कल एक वेबिनार में था, मैंने उसका लिंक आपको भेजा था, जहाँ पे वो राष्ट्रीय स्तर पर वो वेबिनार था, उसमें भी हमें सौभाग्य मिला था क्योंकि उसमें एक छोटा सा हिस्सा ही मेरे जिम्मे था जिसमें अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन मेरे जिम्मे दिया गया था। और आज आपके साथ में समग्र रूप में जैसे पिछली बार शुरू किया था, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि जो बातें उसमें लिखी हुई हैं उसकी मोटी मोटी सभी बातें आप तक मैं पहुंचा सकूं। शुरुआत हम लोग वहीं से करते हैं जहां से हमारे मैकाले साहब अंग्रेजों के टाइम में आए थे 1835 में, और उन्होंने बिना हमारे देश का भ्रमण किए हुए
एक सेंटेंस दिया था कि ये देश ऐसा है जहाँ पे कोई भिखारी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, यहाँ के लोगों के मॉरल वैल्यूज इतने हाई हैं, इतने उच्च हैं कि कोई चोर नहीं है, कोई बदमाश नहीं है। और उसका उनका ये कहना था कि ऐसे में इस देश को कभी भी हम अपना गुलाम नहीं बना सकते, और तब तक नहीं बना सकते जब तक कि यहाँ के लोगों में अपने मॉरलिटी और अपने जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं छेद ना कर पाए। तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करें कि ये अपने को भूल करके हमारे सिस्टम में आ जाए, और हम उनको अपने रंग ढंग का एक अंग्रेज, भारतीय अंग्रेज तैयार कर सके, जो हमारा काम कर सके, हमको समझ सके हमारी बातों को। तो 1835 से ये यात्रा शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले जो मुगलों का काल था और हमारा और पुराना अशोक, सम्राट अशोक का कार्यकाल था, चंद्रगुप्त का कार्यकाल था, बड़ा रिच था। तक्षशिला, नालंदा, ये सब हमारे ऐसे संस्थान थे जहां जिनका डंका पूरे विश्व में उस समय बजा करता था। 1835 के बाद 1854 एक अच्छा माने रखता है, जहां उस डिस्पैच आया था, और फिर धीरे धीरे हम लोग भारत जो नीतियां बनी, और जो नीतियां क्या बनी, जो हमारे पास था वही मेघालय का, वही हम लोग आगे बढ़ाते रहे। सही से काम डॉक्टर कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी आयोग, जो यूजीसी के चेयरमैन थे तत्कालीन, वो 1966 से 1964 से 66 तक उन्होंने कार्यकाल में अपना उसको तैयार कराया अपने सभी माननीय मित्रों के साथ, और जो भी उस कमेटी के मेंबर्स थे उनको लेकर के वो किया। और 1968 में उसको भारत सरकार को सौंपा। जो उसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय शास्त्री जी के नेतृत्व में हुई थी, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ वो माननीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उसे रखा गया और उसका पालन कराया गया। समय चलता रहा, और यहाँ हम ये जरूर उद्धृत करेंगे कि हमारे अभी जितने प्रधानाचार्य हैं सब लगभग 40 से 55 और 58 के आसपास में पहुंच रहे होंगे, जिन्होंने 1970, 72, 75 का समय देखा होगा। अगर उन्हें अपनी बचपन की चीजें याद हो तो भारत या उत्तर प्रदेश, जो जहां से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं, ऐसा था कि 1970 के आसपास में हर घर में 2 रोटी बन जाए, ऐसा नहीं हुआ करता था। ये सुबह बन गया तो शाम नहीं बना, शाम बना तो सुबह नहीं बना। बाजरा और पता नहीं क्या क्या चीजें खा करके हमारे पिताजी, हम लोग, हमारे समाज के लोग, और जिन घरों में 2 वक्त की रोटी, दो वक्त का भोजन पूरा बन जाता था, दाल चावल रोटी सब्जी, वो उस एरिया का सबसे बड़ा आदमी माना जाता था। और थे ऐसे लोग जिनके यहाँ होता था, और ढेर सारी जनसंख्या भारत की इसी प्रकार थी जहाँ पे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। तो कोठारी आयोग को उस समय ये श्रेय जाता है कि एग्रीकल्चर को उन्होंने इतना बढ़ावा दिया था कि हमारे पास 2 जून की रोटी मिलने लगी थी। हम आगे बढ़ते गए। पर समय की अवधारणा को देखते हुए, समय की आवश्यकता को देखते हुए, विश्व पटल पर जो चल रहा था, क्योंकि भारत को अगर विश्व पटल पर अपने लोगों से बराबरी करते रहनी है तो ये देखना होगा कि विश्व में क्या चल रहा है और वहां उस स्तर पर हम कहाँ हैं। हमारे बच्चे जो नौनिहाल आने वाले हैं, जो दूसरे देशों के बच्चे कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम आज उनसे बराबरी से आ जाते हैं तो हमारे बच्चे भी उनकी बराबरी कर लेंगे या उनसे आगे निकल जाएंगे, तो हमारा अस्तित्व कभी भी खतरे में नहीं आएगा। राष्ट्रवाद प्रमुखता से दिखता रहे, बचा रहे, हमारे राष्ट्र की जो संरचना है वो बनी रहे, और हम सफलतापूर्वक अपना जीवन, अपने आने वाली पीढ़ी का जीवन चला सके। ये पूरा हमारी शिक्षा का उद्देश्य रहा है। और इसको देखते हुए जब राजीव गांधी जी ने अपना कार्यकाल शुरू किया, उस समय 1986 में उन्होंने इसको नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986 वाज गिवन, हमें याद है, और हमने पिछली बार भी ये
तो कारणों से जो लोग 1985 में परीक्षा नहीं दे पाए थे तो उनको 4 वर्ष में फिर ग्रेजुएशन मिली थी। इसके बाद डॉक्टर राममूर्ति आयोग उसने कुछ संशोधन किया, फिर प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने थोड़ा बहुत किया, फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन, ये 14 वर्ष की जो शिक्षा थी वो तो जरूरी आवश्यक शिक्षा का तो पदार्पण हो गया था, और 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी उस समय, और ढेर सारे कंप्यूटराइजेशन और सारी चीजें हम टेक्निकली आगे बढ़ रहे थे और बढ़ते गए। और फिर 2009 में थोड़े बहुत संशोधन के बाद ऐसे ही चलते रहे, और 2015 माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में फिर से इस पर एक चर्चा हुई, शुरुआत हुई, और 2015 से माननीय स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में ये कमेटी बनी, कुछ काम करी, लेकिन 2017-18 तक वो फाइनल नहीं हो पाई थी। तो जो कुछ हुआ था वो काम फिर से रोक दिया गया, फिर दोबारा उस पर काम करना शुरू हुआ, और फिर माननीय जावड़ेकर साहब के नेतृत्व में फिर से उस पर गति दी गई, और जो कमेटी बनी डॉक्टर कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जो इस समय मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और यहीं से प्रणाम करता हूं कि 80 वर्ष की आयु में उनकी इस समय आयु जो है 80 वर्ष की है, और वो इसरो के चेयरमैन रहे हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी, और उनको 8 और सदस्य दिए गए। 9 मेंबर की कमेटी ने मिलकर के ये पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया। वास्तव में ये सिर्फ एक कमेटी के विचार नहीं, इसमें ढेर सारे अध्यापकों के, प्रिंसिपल्स के, अभिभावकों के, हर क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिन्हें भी पढ़ने पढ़ाने और भारत के भविष्य से लेना देना है, उनका जुड़ाव है, उनके विचार हैं, और फिर वो मिल करके वो संकलित किया गया, और वो हमारे पास इस ड्राफ्ट के रूप में है। इसमें ये कोशिश की गई है और जिक्र भी किया गया है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक में जाकर के, कि जो वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो इंक्लूड किया जाए, और वो अपने शिक्षण अधिगम स्तर पर, अपने अधिगम में काम में लाया जाए। हम इतने के बाद अगर शुरू करें, ये सिस्टम शुरुआत कहाँ से होती है? अभी हम 10+2+3 सिस्टम में हैं। मैंने कक्षा 10 पास करते हैं, कक्षा 2 वर्ष की हम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, 3 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, फिर 2 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। मैंने 10+2+3+2 यहाँ तक का सिस्टम है। इस सिस्टम को बदला गया, इस सिस्टम को फिर ऐसे किया गया 5+3+3+4+3/4+2/1। थोड़ा इसको हमें लगता है कि हमें बताना चाहिए। +5 शुरुआत का 5 क्या है, फर्स्ट 5 क्या है? फर्स्ट 5 है नर्सरी, LKG, UKG 1 and 2, नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 1 और कक्षा 2, ये 5। फिर 3, 4, 5, कक्षा 3, 4 और 5, ये पहला 3 है। 6, 7, 8 ये दूसरा 3 है। 9, 10, 11, 12 ये 4 है। फिर ग्रेजुएशन 3 वर्ष और 4 वर्ष, 3/4 करके है। अभी आगे हम चल करके इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर मास्टर्स जो अभी 1 है वो 2 और 1 के रूप में। हम आते हैं यहाँ +5 से हमारा फायदा क्या है? +5 में क्या, जो ये नर्सरी, LKG, UKG जोड़ा गया है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश शासन की जो आदेश हैं, जो क्रियाकलाप है, या केंद्र सरकार के भी जो व्यवस्थाएं हैं, या भारत में जितने और प्रदेश हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लोग इस बात को ध्यान देंगे कि नर्सरी, LKG, UKG को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। WHO की रिपोर्ट ये कहती है, और जितने भी अब तक के साइकोलॉजिकल और
हेल्थ रिलेटेड रिपोर्ट्स आती रही हैं, उन्होंने ये बताया है कि 6 वर्ष की आयु तक या उससे पहले किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास, जो मस्तिष्क का विकास है, अपने 85% के लेवल को अचीव कर लेता है। अर्थात अगर हम 6 वर्ष तक पहुंच रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क का विकास, अगर हमारा पोषण ठीक ठाक है, हम अच्छे जलवायु में रह रहे हैं, हवा हमें मिल रही है, शुद्ध मिल रही है, पानी मिल रहा है, हमारा पोषण ठीक ठाक हो रहा है, तो हमारे मस्तिष्क का विकास 85% तक 6 वर्ष की आयु होने से पहले या वहां तक प्राप्त कर लेता है। अर्थात हम इस वर्ग को इस आयु तक जो एजुकेशन को जितनी वैल्यू देना चाहिए था, नहीं दे रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वो कक्षा 1 से ज्ञान देना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी पहला 3 जो लिखा हुआ है वो हम बिल्कुल करते नहीं थे। केंद्रीय विद्यालय में भी यही है, वो कक्षा 1 से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, नर्सरी, LKG, UKG जो जोड़ा गया है, ये सरकार की ऐसी पहल है जिससे हमारे भारत के सभी नौनिहालों को वो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी और वो कोशिश हो जाएगी जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। अर्ली न्यूमरेसी एंड लिटरेसी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है हमारे NEP में, अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिनमें अक्षर ज्ञान, शब्द का ज्ञान, रंगों का ज्ञान आदि आदि ऐसे कई चीजें हैं जो वो कर पाएंगे। अभी मैं उसको कोट करूंगा, आपको बता दूंगा। और वो खेल खेल में सिखाना है, ये सबसे बड़ी बात है। अर्थात ये हुआ कि अगर नर्सरी, LKG, UKG को पूरी मान्यता दी जाने वाली है और वो सरकार से, ये वर्ग केवल नर्सरी, LKG, UKG प्राइवेट संस्थाएं चला रही थी और उसके लिए कहीं ज्यादा रोक टोक नहीं हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से CBSE, जब वो कक्षा 12 तक की मान्यता के लिए लोग जाते थे, कक्षा 10 की मिलती है, फिर कक्षा 12 की मिलती है, तो उसमें पिछले 4-5 सालों में CBSE ने उसको नर्सरी, LKG, UKG को भी ऐड कर दिया था कि आप अगर चला रहे हैं तो उसको मेंशन करिए, आपको उसकी भी मान्यता मिलेगी। यानी वर्तमान में जो भी विद्यालय चल रहे हैं, जो मान्यता के लिए जा रहे हैं, तो नर्सरी, LKG, UKG को लिख रहे हैं और वो करा रहे हैं। लेकिन सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या और प्रदेश सरकारें, इस पर वो जोर नहीं था। तो अब सिद्धांततः मूलतः इस दिशा की तरफ कदम बढ़ेगा जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। ये पढ़ाएगा कौन? उसके लिए अभी जो NEP बता रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या वहां शिक्षक जो रखे जाएंगे वो उसमें पढ़ाएंगे। उसकी मूल योग्यता जो बनाई गई है, कक्षा 12 पास होना चाहिए। अगर 12 पास है तो उसे 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा। कौन देगा ये अभी हम बताएंगे, क्योंकि उसके लिए प्रशिक्षित करने वाली टीम को प्रशिक्षण दिए जाने की बात है। फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर वो नीचे आकर के अपना प्रशिक्षण इन सभी को देंगे। और ये 4 तरीके से खोला जाएगा। मैं उसको पढ़ दे रहा हूं जो लिखा हुआ है चैप्टर 1.4 में। स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स covering at least the age of 5 to 6 years and stand alone preschools। ये 4 तरीके के होंगे। कहने का मैंने, मैं ऐसे बोलूं कि ढेर सारे प्राइमरी स्कूलों में आंगनवाड़ी चल रही हैं, आंगनवाड़ी अकेले चल रही है। जो अभी प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं नया, वो केवल यही खोल पाएंगे और खोल करके पठन पाठन कर पाएंगे। हाँ, कैसे खोलेंगे इसकी गाइडलाइन अभी नहीं मिलेगी। जो चल रहा है वो चल रहा है। जैसे केंद्रीय विद्यालय है वहाँ खोल दिया जाएगा, वो कुछ अध्यापकों की नियुक्ति हो जाएगी और उनको पढ़ाने के लिए जो योग्यता दी गई है वो इंटरमीडिएट
विद 6 months सर्टिफिकेट कोर्स। अगर वो उससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अभ्यर्थी है, तो वो कक्षा 10 पास कम से कम हो और वो 1 साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स लेकर के फिर वहाँ अध्यापक या अध्यापिका के रूप में, शिक्षक या शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो जाएगा और वहाँ पठन पाठन करेगा। सो मेरे मानने में ये है कि ये एक ऐसा वर्ग निकल करके आएगा जो पूरे भारत में लागू होगा। और मैं इसको बता दूं कि पूरे भारत में मेरे पास जो डाटा है 2011 के सेंसस का, क्योंकि इधर का लेटेस्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, 2011 में भारत में लगभग 6,49,491 गांव हैं। 6,49,491 गांव हैं और हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय अगर नहीं है तो आंगनबाड़ी होगा ही होगा। और आंगनबाड़ी होगा तो जहां इन सभी जगहों पर ये व्यवस्था दी जाएगी। इसके लिए जो मॉडल, इसके लिए जो व्यवस्थाएं तय करके रखी गई हैं बड़ी अद्भुत है। और उसमें उनके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बिल्डिंग्स बनवानी है, खेलकूद के सामान होने हैं, प्ले वे मेथड से वहां पढ़ाई होनी है। सो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर सरकार देने की बात कर रही है एंड इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एंड मजे की बात यह है इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के हाथ से हाथ मिलाएंगे और करेंगे। यहां हम ये बता दें कि चैप्टर 1.6 में ये इस बात को भी कहा गया है कि ये पठन पाठन में डीटीएच का सहारा लिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन को डीटीएच के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं तो आज ये जो पेंडेमिक में हम लोग ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं, इसका माने सैद्धांतिक रूप से इस बात को बल मिलता है कि हमें आगे भी ये व्यवस्था जारी रखनी है। और इसमें जो मुझे इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है वो ये कि अगर डीटीएच से एक बार प्री प्राइमरी को पढ़ाया जाने लगा तो वो चैनल्स बनेंगे और राउंड द क्लॉक 24/7 उसका टेलीकास्ट हो सकता है। तो जो भी बच्चा, जो भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे अपनी सुविधा के अनुसार अपना डीटीएच ऑन करे, टेलीविजन खोले और उसे अपने बच्चे के लिए जो ज्ञान संपादित किया जा रहा है उसे देखे और अपने बच्चे को पढ़वा ले या बच्चा पढ़ ले। मैं इसमें कुछ और छिपी हुई बातें देख पा रहा हूं, वो ये कि यही अगर डीटीएच यहाँ चला, प्री प्राइमरी के लिए चला, तो ये कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के लिए भी चलेगा, 6, 7, 8 के लिए भी चलेगा, 9, 10, 11, 12 हायर एजुकेशन में भी चलेगा, जो चर्चा की जा रही है। मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहूंगा कि ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से होंगी। मैं फिर ये होगा कैसे, इसके लिए भारत में एक सिस्टम चल रहा है जिसको हम नेशनल नॉलेज नेटवर्क कहते हैं। ये टर्म शायद बहुत थोड़ा नया हो सकता है, मैं थोड़ा समय चाहूंगा इसका मतलब क्या है और ये क्या है। 2 टर्म है, भारत नेट और नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये थोड़ा मैंने एक पैसेज कहीं से निकाला है, उसको एनकेएन कहते हैं। एनकेएन इज अ मल्टी गीगाबाइट national research and educational network provider whose purpose is to provide a unified high speed network backbone for the educational institutions in India। माने ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनको हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्टिविटी, और वो भी बोला गया है कि 100 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करेंगे। इसके 3 काम सरकार ने बताए हैं, उस पर काम चल रहा है। इट विल इनेबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेटिव शेयरिंग अमंग द कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। माने इसके जरिए वो जो भारत की अच्छी संस्थाएं या जो भी संस्थाएं इच्छुक होंगी ये आपस में जुड़ जाएंगी और एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग करेंगे।
It would enable collaborative research, development and innovation amongst the connected institutions. फिर वो रिसर्च भी मिल करके करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, और ढेर सारी ऐसी गतिविधियां होंगी कि जो पठन पाठन को आगे ले जाएंगी। तीसरा काम इसका है, इट विल फैसिलिटेट एडवांस डिस्टेंस एजुकेशन इन ऑल स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। ये स्पेशलाइज्ड फील्ड्स का माने हमारा है IITs, IIMs, मेडिकल के जो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी भी तरीके के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये कनेक्ट करेगा और आपस में ये एक दूसरे को ज्ञान बढ़ाएंगे। ये ऐसा मैं बता दूं, जैसे आजकल कुछ हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जब कभी कोई क्रिटिकल पेशेंट हो जाता है, उसको ऑपरेट कराना होता है, तो हम लोग ऐसे किसी आधुनिक अस्पताल गुड़गांव में या दिल्ली में या लखनऊ में भी PGI में ये सुविधा है, तो हम पेशेंट को रख देते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स जिस पार्ट की सर्जरी करनी होती है सब कुछ ऑनलाइन कर देते हैं, और अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर, ब्रिटेन में बैठा हुआ डॉक्टर, रूस में बैठा, जो भी जिस जगह एक्सपर्ट है उसका, या हमारे यहाँ के डॉक्टर दूसरी जगहों के म्यूचुअली ये रिलेटेड होता है, जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको वो दे दिया जाता है, वो उसको या तो गाइड कर देता है या खुद ऑपरेट कर देता है। सो नेशनल नॉलेज नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल आगे आने वाला है। ये सारी चीजें कैसे होंगी, लेकिन इसमें अभी एक बात जोड़ दें कि भारत नेट क्या है। भारत नेट इसको जाकर के फैसिलिटेट करने वाला है। इट इज ऑल्सो नोन एज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इट्स एम इज टू प्रोवाइड again 100 Mbps connectivity to all 2,50,000 ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया। माने हमने अभी बताया कि 6,49,419 गांव हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, और 2,50,000 ग्राम पंचायतों में ये डिवाइडेड है। माने ये आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मजे की बात, अच्छी बात और बड़ी सुखद बात यह है कि 2,25,000 ग्राम पंचायतों में ये व्यवस्था मिल चुकी। माने अगर हम ये व्यवस्था पढ़ने पठन पाठन की DTH के माध्यम से कराने जा रहे हैं और कराना शुरू कर दें, तो 2,25,000 ग्राम पंचायतों में इसकी व्यवस्था तुरंत शुरू की जा सकती है, यानी पठन पाठन शुरू हो जाएगा। तो अगर वो शुरू हो जाएगा तो साथ में आंगनवाड़ी का जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ती है, उससे वो भी बेनिफिटेड होगा, क्योंकि जो ये शिक्षक बनाए जाने हैं वो उसी लोकल एरिया के होने हैं, बाहर के नहीं होने हैं, माने 10 किलोमीटर के रेंज के होने हैं, और वहां की लोकल भाषा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जानी है या LKG UKG नर्सरी LKG UKG 1 और 2 को दी जानी है, वो लोकल और मदर टंग में दी जानी है, लोकल डायलेक्ट में दी जानी है, तो वो निश्चित रूप से तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगी। हाँ, एक बात ये आएगी कि अब चूंकि DTH के माध्यम से अगर हम देना चाहेंगे तो हर भाषा में उसका प्रसारण की जरूरत पड़ेगी, यानी उसकी कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, उसका एक करिकुलम की जरूरत पड़ेगी। वो करिकुलम कैसे बनेगा, तो उसकी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अभी जो वर्तमान डाटा मेरे पास है कि एज ऑफ नाउ इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.3 बिलियन पीपल and more than 1.23 billion Aadhaar digital biometric identities, more than 1.21 billion mobile phones, more than 446 million smartphones, and about 560 million इंटरनेट यूजर्स। ये बहुत बड़ी संख्या है ये दिनों दिन हर दिन बढ़ रही है। और आपने इस पेंडेमिक में जरूर देखा होगा कि हमारे पास कोई और पढ़ने पढ़ाने का सहारा ही नहीं रह गया है सिवाय ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने के। ये चलिए बड़ी बातें हैं, इसमें इतना गांव में पहुंचना है, बिल्डिंग बनवानी है, ये सब करना, ये बनेगा कैसे? ये खाली कहानी बनकर के रह जाएगी अगर हम इसको बनने बनाने की व्यवस्था सरकार ना करे। तो सरकार ने इसका भी प्रोविजन दिया है, सरकार ने बनाया है। जो कहा है, मैं मेरी जानकारी में जितना मैं पढ़ पाया हूं कि करंट पब्लिक, दैट इज गवर्नमेंट, सेंटर एज वेल एज स्टेट ऑल टुगेदर
has given the allocated the 4.14% of GDP, यानी हमारी जीडीपी का जितना भी सब कुछ है उसका 4.14% एलोकेशन हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए है। बड़ा दुखद है कि पिछले कई सालों से ये सिर्फ और सिर्फ 3.2% ऑफ जीडीपी ही यूटिलाइज की जा रही। माने आज हम आप जो कुछ भी पा रहे हैं, चाहे हमारे राजकीय विद्यालय, चाहे प्राथमिक विद्यालय, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जो कुछ भी हमें मिला रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे करंट एक्सपेंडिचर के रूप में, तो 3.2% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया वी आर गेटिंग ओनली। इसका माने इससे काम चलना नहीं। जो अब निर्धारित किया गया है वो बड़ा साहसिक है और प्रशंसनीय है। उसकी प्रशंसा हम इस मंच के माध्यम से करेंगे और धन्यवाद देंगे इसको बनाने वाले को कि अब हमें 6% ऑफ जीडीपी मिलने वाली है। यानी भारत की जीडीपी दिनों दिन बढ़ रही है। जो कभी कोई आंधी तूफान जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, कोरोना हमेशा नहीं रहेगा, कोई न कोई रास्ता हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक निकालेंगे। तो जो जीडीपी हमारी बढ़ेगी जैसे जैसे, तो उसका हमें 6% मिलना है। कैसे मिलना है, कितना प्री प्राइमरी में जाना है, कितना प्राइमरी में जाना है, कितना जूनियर स्कूल में जाना है, कितना सीनियर स्कूल में जाना है, कितना हायर एजुकेशन में जाना है, ये अभी एनईपी इस पर चुप है, कहीं लिखा नहीं है और काम चल रहा है, जरूर बन जाएगा। सो 6% हो जाने का माने है कि 3.2 मिल रहा था, हमें अब 6% मिल जाएगा। सो ऑलमोस्ट डबल। सो अगर डबल हो जाएगा तो सोचिए हम लोग कितना कर पाएंगे। हमारी शासन व्यवस्था, हमारे प्रशासक, जो शिक्षक, जो जिले स्तर पर अधिकारी हैं, जो मंडल स्तर पर अधिकारी हैं, जो प्रदेश के मुख्यालय स्तर पर अधिकारी हैं, उनको कितना धन मिलेगा शिक्षा में करने कराने के लिए। और अगर धन बढ़ जाएगा तो हमारी व्यवस्थाएं कहीं जहां भी लचर हैं वो बेहतर हो जाएंगी। सो हम इस एनईपी को यहाँ पे बहुत 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 पॉजिटिव एटीट्यूड संभावना है, संभव है उससे पहले मिल जाए। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि 2000, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही सर, हेलो, आ रही सर। हाँ, मैं ये बताता चलूं कि हमारा एनईपी का जो में हमारे अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये कुछ 2023 से शुरू होंगे। तो 2023 में शुरू कर लेना है, 2025 में मिलना है, 2030 में मिलना है, कुछ अचीव कर लेना है, और 2035 तक का ये टारगेट दिया गया है, लिखा गया है, और जरूर हम सब मिल करके इसको अचीव करेंगे और इसका करिकुलम शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं कक्षा 3, 4, 5। यहाँ एक बड़ी बड़ी प्रशंसनीय चीज पहली बार की गई है। जो अभी हमारे बच्चे इंटरमीडिएट में जो कंप्यूटर्स लेते हैं, तो उनको कोडिंग वहां सिखाई जाती है। मुझे इस समय ये इंटरमीडिएट लेवल जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं और जो मान्यता प्राप्त विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से हैं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये बातें वहां पे भी लागू हो रही होंगी, वही हो रही होंगी इंटरमीडिएट में जो कंप्यूटर्स ले रहे होंगे। हम सीबीएसई विद्यालयों की बात करें तो वहाँ इंटरमीडिएट में 11th एंड 12th में कोडिंग सिखाई जा रही है। वो पिछले 2 सालों से ये करिकुलम में आया है, लेकिन अब ये कक्षा 3 से शुरुआत की जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी चीजें बच्चे हमारे सीख लेंगे, लेकिन इतना जरूर सीख लेंगे
कि जब कक्षा 3 में वो इस शब्द को सीख लेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जाते जाते इतना जरूर सीख लेंगे जो विश्व के किसी भी कोने में, चाहे वो सिंगापुर हो या फिनलैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, जो वो बच्चे सीख रहे हैं हम उन बच्चों के साथ हो जाएंगे। और हम जब उन बच्चों के साथ हो जाएंगे तो हमारा जो आज का बच्चा होगा या 2023 के बाद का जो बच्चा होगा वो विश्व के किसी भी अपनी उम्र के बच्चों से बीट करने के लिए तैयार मिलेगा और भविष्य में वो जमकर मुकाबला करेगा। सो कोडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 3। बंद करो। तो जो कक्षा 3, 4, 5 में जो विषय लिए जाएंगे वो ऑलमोस्ट जो अभी चल रहे हैं वही होंगे, लेकिन खास बात इसकी होगी कि वो हमारे लोकल भाषा में पढ़ाए जाने हैं। 3 भाषा की व्यवस्था है जिसमें हिंदी को प्रमुखता से इस एरिया में दिया जाना है। इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एज इट इज रहेंगे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात जरूर कही गई है कि हिंदी की व्यवस्था अच्छे तरीके से की जाए, हिंदी को पढ़ाया जाए, हिंदी को उसके पीछे एक कारण ये हिंदी को बढ़ाने का नहीं या अगले को गिराने का है, उसके पीछे ये है कि जहां पर जो भी भाषा बच्चे बोलते हैं, समझते हैं, वो उन्हीं में ही सिखाया जाए। 1 मिनट जरा मैं ब्रेक चाहूंगा, 2 मिनट का। चलिए, जैसा कि हमारे आरवी सर को कुछ ज़रूरत थी तो उन्होंने मौका मांगा है हम लोगों से, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग उनको सुनेंगे। उसके पहले हमारे साथ में गुलाब सिंह सर जुड़े हुए हैं, सॉरी आ गए हैं सर हमारे, तो हम चाहते हैं कि वो अपने आप को कंटिन्यू कर ले, आदरणीय आरवी सर कंटिन्यू कर ले सर, अनम्यूट कर लें सर अपने आप को। आरबी सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें। हाँ, ओके सर, कर लिया, ठीक है। हेलो, हाँ शुरू करें आप। ठीक। सो वो अब कक्षा 3, 4, 5 इस तरीके से चल जाएगा। जो अगली जो बात इसमें हमारे इस व्यवस्था में दिखी है वो ये दिखी है कि हमें गार्डनिंग 4-5 चीजें हैं जो डाली गई हैं कक्षा 6 में, सारे वो विषय रहेंगे जिसमें कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन को शुरू किया जाएगा, जिसमें कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग एंड पॉटरी मेकिंग ये डाले गए हैं, और जिसमें हम ये दिखाएंगे कि ये बच्चा जो है ये सीखे और हर विद्यालय में इसकी व्यवस्था की जाए और बच्चा वो इस बात को सीख सके। अच्छा, हमें याद है कि जब मैं कक्षा 6-7 में था तो हम लोगों के टाइम में कारपेंट्री हुआ करती थी, तो थोड़ा बहुत आरी चलाना, आगे पीछे जो उसमें तने होते उसके दांतों का ज्ञान होना, फिर रंदा चलाना और ये कुछ औजारों का ज्ञान हुआ था। लेकिन पिछले 29 सालों से ये व्यवस्था में मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जहां मैं प्राइवेट विद्यालयों में काम करने का मौका मिला, ये सही कोई भी चीज नहीं कराई जा रही है। और एक बात ये कहा गया कि ये जो 6-7 वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएंगी, वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे, इसका साल में 12 दिन, ये 2 हफ्ते की इंटर्नशिप हर बच्चे को करनी होगी। वो बच्चा कहीं ना कहीं जब कहाँ होगा इसकी व्याख्या भी नहीं मिली हुई है, या अगर मिली है तो मेरी समझ में नहीं आई है। तो वो 12 दिन की, 2 हफ्ते माने वो 12 वर्किंग डेज में बच्चा कहीं जा करके इंटर्नशिप करेगा। वो किस तरीके से करेगा समय बताएगा। इसी तरीके से अब हम कक्षा 9, 10, 11, 12 की तरफ आते हैं। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन हम 9th, 10th को कह रहे थे और सीनियर सेकेंडरी कक्षा 11 और 12 को कह रहे थे, अब ये केवल सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 9, 10, 11, 12 सम्मिलित रूप से हो जाएगा।
अब सीनियर सेकेंडरी जैसा टर्म नहीं रहेगा। यहाँ ये बात और बता दें कि यहाँ सब्जेक्ट्स का पूल बनेगा। अब कोई साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम नहीं रहेगी। हाँ, इसमें जरूर एक बारीकी रखी गई है कि अगर बच्चा उधर गणित ले रहा है, उधर म्यूजिक ले रहा है और उधर होम साइंस ले रहा है, तो कैसे एक विद्यालय इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करेगा? इतने क्लासरूम्स कहाँ से लाएगा? इतने अध्यापक कहाँ से आएंगे? एक सरकारी तंत्र कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? प्राइवेट तंत्र तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक छोटी सी बात वहां लिखी गई है कि सब्जेक्ट्स का पूल बनेगा, और उन सब जो अगर 2 पूल बना या 3 पूल बना, जो भी बना, कम से कम 2 पूल की मैं अपेक्षा करता हूँ। कहीं लिखा नहीं है अभी, लेकिन मैं पूल शब्द इस्तेमाल है, और पूल में मेरी अपने मानने में है कि उसके कम से कम 2 पूल बनेंगे, या इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, और क्रॉस नहीं होना है। तो ये से विद्यालय चलाने में जो लक्ष्य है वो भी मिल जाएंगे और विद्यालय चलाने में सुगमता भी रहेगी। तो इससे अभी हमें घबराने की बात नहीं। और कक्षा ये सब सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, यानी हर 6 महीने में कक्षा 9 की परीक्षा 2 बार होगी, और जो सेमेस्टर, एक सेमेस्टर आपने लिया वो बात खत्म हो गई, फिर दूसरा लिया, तीसरा कक्षा 9 10 में चला गया बच्चा, 10 में एक लिया, फिर दूसरा लिया, 11 में गया, 11 2 इस बार हो गया। कक्षा 12 भी इसी तरीके से हुआ। लेकिन कक्षा 12 का जो दूसरा सेमेस्टर होगा उसकी बोर्ड परीक्षा होगी। कक्षा 10 के संबंध में, बोर्ड की परीक्षा के संबंध में एनईपी अब तक जितना मेरी समझ में आया, जितने वेबिनार्स हुए उसमें मैं भी ढूंढता रहा कि कहीं ये मिले कि कक्षा 10 बोर्ड होगा, तो ये मिला नहीं। अर्थात मैं ये जरूर अपने विचार से रखना चाहूंगा कि कक्षा 10 में अब बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम्स होंगे। विषयों का चयन इस तरीके से छात्र कर पाएंगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हो, जिसका कैरिकुलम हमारे पास ढेर सारा है ही है, प्री प्राइमरी का नहीं है, वो एनसीईआरटी एससीईआरटी मिलकर के बना रहे हैं। इसका असेसमेंट कैसे होगा? इसके असेसमेंट के लिए 3 तरीका दिया गया है, और वो जो आज जो रिपोर्ट कार्ड हम लोग दे रहे हैं, या माध्यमिक शिक्षा परिषद दे रहा है, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दे रहा है, या काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, या आईबी स्कूल्स दे रहे हैं, ये 4-5 संस्थाएं या सभी प्रदेश सरकार जो मिल करके दे रहे हैं। अब ये नहीं देना है, एक नए तरीके का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाएगा, जो 3 तरीके से असेसमेंट कराएगा। एक पीर असेसमेंट होगा, माने छात्र का मूल्यांकन उसका एक कोई मित्र करेगा। दूसरा, छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा। तीसरे हिस्से में हम लोग आएंगे कि उस छात्र का मूल्यांकन अध्यापक करेगा या विद्यालय करेगा। तो 3 तरीके का मूल्यांकन कक्षा 1 से ही शुरू हो जाएगा। अब वो एक चिंता का विषय, इसमें जरूर मैं अपनी चिंता जरूर दूंगा कि कक्षा 1, 2, 3 का विद्यार्थी अपना मूल्यांकन क्या करेगा, और शायद वो मूल्यांकन की से उसको मुक्त किया जाए, तो जो अध्यापक खेल खेल में वहां कोई शायद मूल्यांकन ही ना हो। लेकिन अभी मैं स्पष्टता से इस बात को नहीं कह पाऊंगा। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 की व्यवस्था यही रहेगी। 12 में एक 6 मंथ फर्स्ट वो इस तरीके से लिया जाएगा। कक्षा 12 बोर्ड की होगी। अब आती है बात कक्षा 12 के बाद की। जो कक्षा 12 के बाद हम ग्रेजुएशन में आएंगे, तो अब वो बीएससी, बीकॉम, बीए इस तरीके से बात नहीं रहेगी। अब ये स्ट्रीम, जैसे मैथमेटिक्स के साथ कोई इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकेगा, अकाउंटेंसी के साथ कोई फिजिक्स पढ़ना चाहे तो पढ़ सकेगा, म्यूजिक लेना चाहेगा तो ले सकेगा। सो हायर एजुकेशन में हमारी क्रेडिट्स बनती जाएंगी, और उसका एक क्रेडिट बैंक होगा, डिजिटल जो डिजी लॉकर की तरह इस समय चल रहा है, शुरू हो गया है सीबीएसई में, वो सब जगह नहीं, एक बच्चे के, एक छात्र की क्रेडिट में वो जुड़ता जाएगा। अगर किसी तरीके से हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो हम अब ये नहीं कहेंगे कि हमने बीए में एडमिशन लिया है, हमने ये बीएससी में एडमिशन लिया, हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद 1 वर्ष हमने पढ़ाई करी, हमने पास कर लिया। पास करने के जो भी 3 विषय होंगे शुरुआत में,
3 कम करने की कोई बात सामने नहीं आई है, तो जैसे आज चल रहा है वैसे उसमें वो चलेगा। वो दूसरे वर्ष किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाता, बीमार हो जाता है, आर्थिक हालात ठीक नहीं रहते परिवार के, उसे काम करने जाना पड़ सकता है, मतलब कोई भी बाधा आए, अगर वो दूसरे वर्ष नहीं कर सके तो उसकी 1 साल की पढ़ाई खराब नहीं होनी है, वो उसकी क्रेडिट में जुड़ जाएगा। जब कभी 2 साल 4 साल 6 साल के बाद उसे फिर पढ़ने की परिस्थितियां बने और वो पढ़ना चाहे तो वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है और फिर वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। पहले इसी तरीके से सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में चला जाएगा। अगर 1 वर्ष की पढ़ाई वो कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, अगर 2 कर लेता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा उसे बोला जाएगा, और 3 वर्ष पूरा कर लेगा तो वो डिग्री कोर्स माना जाएगा। अब किसी बात आती है इस चौथे वर्ष की। ये चौथा वर्ष अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है, अगर उसे मास्टर्स करनी है तो वो रिसर्च वर्क होगा, और रिसर्च वर्क करके फिर वो 3+1 ये ग्रेजुएशन हुआ, वो उसके लिए होगा वो चौथा साल। जिसे मास्टर्स करनी है तो मास्टर्स डिग्री 1 साल की हो जाएगी। यहाँ वो रिसर्च पेपर्स और अपना सब सबमिट करेगा, इसको क्लियर करने के बाद वो फिर मास्टर्स केवल 1 साल का होगा। यानी कहने का माने 5 वर्ष में ही वो इंटरमीडिएट के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा, सब्जेक्ट कोई भी हो उस तरीके से करता जाएगा। एमफिल जो अभी ढेर सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जगहों पे विवाद की स्थिति बनी रही है, तो एमफिल जैसे कोर्सेज को खत्म कर दिया गया है इस एनईपी से। अब एमफिल नहीं होगा, यानी और मास्टर्स डिग्री के बाद सीधे आप पीएचडी में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया। साथ में ये यूजीसी, AICTE, NCTE, टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये तीनों संस्थाएं अब समाप्त ही मानी जाएंगी, क्योंकि ये तीनों का समावेश कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। माने MHRD मिनिस्ट्री जो है वो 1986 से लेकर के 2020 तक ये 34 वर्ष चली है, क्योंकि 1986 के पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फिर से हो गई और UGC, AICTE, NCTE इसी में मर्ज हो जाएगी। 2 संस्थाएं इसमें छोड़ी गई हैं जो मेडिकल और लॉ को देख रही हैं, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी ये लॉ को देखने वाली संस्था है, इसको एज इट इज ये काम करती रहेगी। क्योंकि हम लोग पढ़ने पढ़ाने अध्यापक लोग हैं, तो अध्यापकों का क्या होगा, हम कहाँ से डिग्री पाएंगे। पिछली बार पिछले से जी ने एक प्रश्न पूछा था कि ये जो MA एजुकेशन में हम कर लेते हैं और फिर हम BEd करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। साहब मैं इसको बताऊं कि वो MA एजुकेशन वो हमारी शिक्षा की डिग्री जो 10th तक की टीचर्स अभी अपॉइंट किए जा रहे हैं उनमें वो नहीं किए जा सकती। तो वो जहाँ पे मास्टर्स डिग्री जैसे MSc मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी रहेगी, वही एजुकेशन के लिए वो मास्टर्स इन एजुकेशन, MA एजुकेशन ली जाएगी, वो BEd का रिप्लेसमेंट नहीं। तो आगे ये अभी कुछ जो रीजनल एजुकेशनल कॉलेजेस हैं वो भारत में इस समय 50 की संख्या में हैं, जयपुर, मैसूर, हर जगह है। मैं नेट पे आप जाएंगे तो मिल जाएगा। जो अवधारणा अभी दी गई है ये लगभग हर जिले में, ये मान करके चलिए कि हर जिले में एक ऐसे BEd कॉलेज खोले जाएंगे जो इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड डिग्री देंगे। यानी जैसे BA, BSc, यानी वो कुल मिला करके 4 वर्ष का कोर्स दिया जाएगा, जिसमें ग्रेजुएशन भी मिलेगी और एजुकेशन की डिग्री भी सम्मिलित रहेगी। यहाँ एक बात और बताएंगे कि ये जो अभी भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव शुरू हो गया है, लोग कर रहे हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो गुड़गांव में उसका हेड ऑफिस है वो करा रही है। आगे चल करके इस NTA को ही पूरी जिम्मेदारी मिलने वाली है। चॉइस तो अभी शुरुआत में दी गई है, जो शब्द लिखे गए हैं कि इनको चॉइस रहेगी यूनिवर्सिटीज को और सारे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज को, कि वो मैंडेटरी नहीं है, वो UGC NTA से कराना चाहे तो करा ले। लेकिन भविष्य में इस बात को जरूर निश्चित किया जाएगा कि सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, और अगर ये कराएगी तो ऑनलाइन सिस्टम से मैक्सिमम चीजें होंगी, और ऑनलाइन से होंगी तो बेहतर होना ही है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि इतना मेरी तरफ से पर्याप्त है। चतुर्वेदी जी, अब दूसरे वक्ता को बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए। कोई प्रश्न होगा तो आप हमें बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय RB श्रीवास्तव सर। आपने मैं जानता हूं कि आप वैसे भी ज्ञान के अथाह सागर हैं और समय के भी आप परिबद्ध रहने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए आपने अपने आप को समेटा। बाकी हम लोग की इच्छा बिल्कुल नहीं थी अभी कि आपको अभी छोड़ा जाए, और सुनने की इच्छा थी। जितना भी आपने समय, अमूल्य समय हम लोग को दिया, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए हृदय से आभारी है। हमारे जिले की बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे जिले की शान, हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए श्री अंशुमान जी हैं। ये PES क्वालिफाई इन्होंने करीब 6 साल पहले किया है और हमारे माध्यमिक शिक्षा को प्रधानाचार्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस समय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज महाराजगंज GIC में ये अपना प्रधानाचार्य का दायित्व देखते हुए वहाँ के बच्चों, शिक्षकों और हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच में है। हम उनको आमंत्रित करें, उसके पहले हम चाहेंगे कि गुलाब सिंह सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गुलाब सिंह सर जी से का माइक मैंने ऑन कर दिया है, और गुलाब सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात जरूर कहें। आदरणीय गुलाब सिंह सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हम चाहेंगे कि हम लोगों को एक बार आप मार्गदर्शन और शुभकामनाएं जरूर दें सर। धन्यवाद। आज के इस वेबिनार कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, प्रधानाचार्य GIC महाराजगंज, आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, प्रधानाचार्य गरे जो आपके कार्यक्रम में हैं बगल में बैठे, लमुआ तहसील के सभी सम्मानित प्रधानाचार्य और शिक्षक साथियों को, अभिभावकों, जो और भी अभिभावक जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा RB श्रीवास्तव जी साहब का, जिन्होंने अभी बहुत डिटेल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम लोगों को बताया। हम लोग पेपर में, पत्रिकाओं में या नेट पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो समझ में नहीं आते थे। शायद आज आपसे परिचर्चा के बाद वो स्पष्ट हुआ। सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो समय काल के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। वेदों के समय में सा विद्या या विमुक्तये, इसके बाद एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, और एजुकेशन इज ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इस प्रकार की बातें चलती रही। बाद में मैकाले साहब की शिक्षा आई, जिन्होंने भारत में गुलामों को गुलाम बनाने के लिए इस प्रकार की, या बाबू बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हमारे देश में, 1986 में दूसरी आई जो कि 1992 में मॉडिफाई हुई, और अभी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिस पर हम लोग अभी बहुत विस्तृत में चर्चा सुने श्रीवास्तव जी की। मैं, चूंकि बहुत लंबी चर्चा इस पर हो चुकी है, तो कतिपय बिंदुओं पर हमारी आशंकाएं हैं जिसका मैं समाधान चाहूंगा। मैं
पहली आशंका जो हमारी फाउंडेशन स्टेज पर है, हम स्कूल शिक्षा पर ही चर्चा करेंगे, हायर एजुकेशन पर नहीं जाएंगे। स्कूल शिक्षा जो 10+2 पहले था, उसको 5+3+3+4 अब कर दिया गया है। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि पहला जो स्टेज है उसको हम फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। और इन्होंने बताया कि शुरू के 3 वर्ष नर्सरी, LKG, UKG के लिए रखा है और 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा दी जाएगी। आपने अभी ये भी बताया कि ये जो शिक्षा दी जाएगी ये आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा दी जाएगी। और जैसे कि हम लोग ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं और आंगनबाड़ी की स्थिति जो है अभी वो छोटे बच्चों को कुछ अक्षर का ज्ञान देने तक ही है, और उनके सहारे हम कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा व्यवस्था को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे गुणवत्ता की हम बात कर सकते हैं, ये मेरे मन में आशंका है। मैं चाहूंगा कि श्रीवास्तव जी भी इस पर अपना मार्गदर्शन देंगे। दूसरी आशंका हमारी है, जब हमारा कक्षा 2 तक उस लेवल के बच्चे नहीं रहेंगे तो कक्षा 3 में आएंगे, जब हम उनको विज्ञान, गणित और अन्य विषयों की पढ़ाई करना चाहेंगे तो शायद उनको तैयार करने में हमको समय लगेगा, उस समय जो टीचर रहेंगे उनको समय रहेगा। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र की शिक्षा है, वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो हैं ही पहले से ही, लेकिन वहां पर भी एडिशनल टीचर की व्यवस्था की जाए, जिससे वहां जो बच्चे अध्ययन करें या शिक्षा प्राप्त करें वो बेहतर, उनको अच्छी जानकारी हो जाए, जिससे आगे जाएं तो उनकी नींव कमजोर न रहे। और प्रिपरेटरी स्टेज में आपने बताया कि कक्षा 3, 4, 5 की पढ़ाई होगी। मिडल स्टेज में भी हमको नहीं, ठीक है आपने जो बताया बहुत उसमें अच्छा लगा मुझे। मैं आता हूँ जो आपका 5+3+3+4 जो 9th, 10th, 11th, 12th की शिक्षा व्यवस्था है, उसमें अभी आपने बताया कि कक्षा 10 में शायद बोर्ड एग्जाम ना हो। अगर ऐसा है तो अभी क्लियर आपने बिल्कुल स्पष्ट नहीं कहा कि नहीं होंगे, लेकिन शायद आपने अपनी जानकारी के अनुसार बताया कि एग्जाम नहीं होंगे। तो मेरा एक यद्यप अच्छी बात है, परीक्षा का बोझ अभिभावकों और विद्यार्थियों के मन से हटा दिया जा रहा है, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ, आप CBSE में महारत आपको है, लेकिन यूपी बोर्ड या जो परिषदीय विद्यालय हैं, कक्षा 8 तक के पढ़े हुए बच्चे जो कक्षा 9 में आते हैं तो उनकी तैयारी किस लेवल की रहती है ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा की व्यवस्था को खत्म करके जो शिक्षा की गुणवत्ता है उससे हम लोग दूर हो जाएं। कक्षा 10 पास भी ऐसे बच्चे हम लोगों को मिले जिनको हमको फिजिक्स पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है और कॉमर्स पढ़ाना है, उनका जो मिनिमम लर्निंग लेवल जो हो वो इस स्तर से ना हो कि हम फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ पढ़ा सकें। एक बात की चर्चा श्रीवास्तव जी ने नहीं की, लेकिन हमने कहीं उसको देखा है, वो ये है कि हाई स्कूल में फिर से मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो 2 भागों में हो जाएगा, एक एडवांस मैथ हो जाएगा और एक सामान्य रहेगा। जो लोग इंटरमीडिएट में मैथ पढ़ना चाहेंगे उनको तो मैथ पढ़ना होगा, और जो इंटरमीडिएट मैथ नहीं पढ़ना चाहेंगे उनके लिए जनरल मैथ होगा। तो इस प्रकार की जो बात तो ठीक है, लेकिन जब इंटरमीडिएट में हम आते हैं, अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक का जो सिलेबस है, जब इंटरमीडिएट में आते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल डेरिवेशन रहते हैं जिसमें कैलकुलस की आवश्यकता पड़ती है। अगर हाई स्कूल में भी कैलकुलस है नहीं, इसको रिवाइज करके अगर हाई स्कूल में कैलकुलस ले आएंगे तभी तो कोई 8 साइज का लड़का फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ सकता है, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल काम होगा। मैं एक प्रकार की एक और नीति है कि जो सुदूर क्षेत्र हैं, जो इंटीरियर एरिया हैं, वहाँ PPP मॉडल के विद्यालय विकसित किए जाएं, क्योंकि जो सुदूर क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की ही ज्यादा जनसंख्या होगी। ऐसे स्थिति में अगर वहाँ PPP मॉडल के विद्यालय विकसित किए जाएंगे तो मेरा अपना सुझाव और सोच है कि वहाँ के जो गार्जियन हैं वो कैसे उस सोच को बियर कर पाएंगे। जबकि राइट टू एजुकेशन में हम चर्चा करते हैं कि 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बोझ सरकार उठाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपने दायित्वों को हट करके वो जनता पर और आम लोगों पर डाल देना चाहती है।
अंत में मैं पुनः श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री चतुर्वेदी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमको मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन की जो आशंकाएं थी वो मैंने आपसे शेयर की। चतुर्वेदी जी। हाँ सर, ऑन है। चतुर्वेदी जी ऑन है सर, आप ऑन है। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर, हम बुलवाते ही है सर आपको। मेरा अनुरोध है कि आप बोले। धन्यवाद। जो अभी सर ने कहा कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में गणित की व्यवस्था बताई है सर ने, ये पहले लोग हाँ सर, आ रही है आवाज, बोले। जी आवाज आ रही, बोलिए। 2 सालों से पिछले वर्ष में ही उसे मैथ्स के 2 चीजें करके लेना चाहते हैं। गणित हायर एजुकेशन 11th 12th में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अलग है। और बिल्कुल आपने सही कहा है। हम समय अभाव या उसको मैं इतना जरूरी नहीं समझ रहा था कि मैं कहूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था चलेगी और कक्षा की 99.99% संभावना है लग रहा है कि हमें समय अब हमारा समाप्त है और हमारी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्षमा चाहेंगे। ठीक, हमारी तरफ से एंड है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोग को सतत मिलता रहे, ऐसा निवेदन आपसे है और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित श्री अंशुमान जी से कि अंशुमान जी अपनी जो नई शिक्षा नीति है, हमारी जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इस पर अपने विचार और हम लोगों के लिए मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय अंशुमान जी। तहसील लम्बुआ के समस्त विद्वत प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्यगण, शिक्षक और जुड़े हुए अभिभावकों को मेरा अभिवादन। मुख्य वक्ता श्री आर.वी. श्रीवास्तव सर, संयोजक श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी। आज का जो सेशन है वेबिनार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, वो लम्बुआ तहसील में आयोजित हो रहा है और आर.वी. श्रीवास्तव सर ने काफी बारीकी से जो है इसके हिस्ट्री से लेके इसकी सारी चीजों को बहुत ही कायदे से बताया है। जो शिक्षा है, शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है। एक कहावत है कि भूगोल यथावत रह सकता है लेकिन इतिहास के लिए यह जरूरी नहीं है। इसका सीधा सा आशय ये है कि जो भी हमारे चीजें वर्तमान में चल रही हैं, इन फ्यूचर उसमें चेंजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे हम अपने जीवन को और अपने भविष्य को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पहली आई, उसके बाद 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और 1992 में उसमें कुछ संशोधन किए गए। तो 1986 के बाद जो है, जो 34 साल का एक गैप हुआ, उसमें शिक्षा में बहुत व्यापक परिवर्तन हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और देख रहे हैं। जैसे कोरोना काल में तकनीकी और प्रौद्योगिकी, इन दोनों का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ गया है। 1986 की नीति जब बनाई गई तो उस समय भारत में तकनीकी और प्रौद्योगिकी जो है उतना ज्यादा व्यवहार में नहीं थी। धीरे धीरे तकनीकी और प्रौद्योगिकी ने जो है शिक्षा में भी अपना बहुत अच्छा स्थान बना लिया। तो नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं जो है तकनीकी और प्रौद्योगिकी के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे और इस पर भी जो है काफी व्यापक तरीके से जो है नई शिक्षा नीति जो है इस पर प्रकाश डालती है। शिक्षा जो है वो राज्य और केंद्र दोनों का विषय है, समवर्ती सूची में आता है संविधान के अनुसार। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र द्वारा बनाई गई पॉलिसी है, नीति है, उसको राज्यों पे हम थोप नहीं सकते। हमें राज्यों के साथ समन्वय बना के काम करना होगा। और जब पहले ये प्रारूप तैयार किया गया तो उसमें
त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत हिंदी को स्थान दिया जा रहा था, बट राज्यों के विरोध के कारण हिंदी को ड्रॉप आउट किया गया और राज्यों को ये अधिकार दिया गया, स्वायत्तता दी गई कि वो अपने अनुसार जो है 3 भाषाएं चुन सकते हैं और उसमें जो है हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो एनर्जी है उसको हमको कंज्यूम नहीं करना है नई भाषा सीखने पे, और इसीलिए नई शिक्षा नीति में जो है जो क्षेत्रीय भाषा है, प्रदेशीय भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसी को बढ़ावा दिया गया। और ये कहा गया कि कक्षा 5 तक की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में ही दी जाए, और जहां तक संभव हो कक्षा 8 या उसके आगे भी अगर संभव हो तो हम क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा को आगे ले जाएं। तो ये नई शिक्षा नीति में इस चीज पे बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया गया कि क्षेत्रीय भाषा में हम पढ़ाएंगे, और वो जो हमारे प्री स्कूलिंग के बच्चे हैं, जो हमारी शिक्षा नीति है 5+3+3+4 की, तो उसमें क्षेत्रीय भाषा जो है कहीं ना कहीं उनको सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, और विद्यार्थी की जो ऊर्जा क्षय हो सकती है नई भाषा सीखने में, उसको हम बचा सकते हैं। पहले जो संविधान में एक राज्य नीति निदेशक तत्व है कि हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य शिक्षा प्रदान करें, ये राज्य के लिए निदेशक तत्व था। बाद में इसको बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया, और 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार दिया गया। और इससे जो है कहीं ना कहीं जो है शिक्षा में एक जो मौलिक अधिकार बच्चों को दिया गया, और उसकी वजह से हम नामांकन को हम बढ़ा सके। और पूरा फोकस जो है नई शिक्षा नीति में ये भी है कि बच्चे हमारे एजुकेशन लेने से छूटने ना पाए, उनको हमें एजुकेशन देना है, उनको सुविधाएं देनी है। और 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है कि हमारे जो प्री स्कूलिंग से हमारी सेकेंडरी स्कूलिंग में बच्चे जो जाएं, हम सकल नामांकन रेट जो है GER उसको हम 100% अचीव करें। अभी हमारा जो उच्च शिक्षा में नामांकन है वो काफी कम है, 26.3 के आसपास है, और उसको भी सरकार ने नई शिक्षा नीति में एक हाईलाइट किया है कि हम इसको 50% तक ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है नई शिक्षा नीति जो है नामांकन को भी बढ़ाने का प्रयास करने के लिए हमको प्रेरित करती है। जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए हमारे 2 स्टेक होल्डर मेन है, एक है विद्यार्थी, दूसरा है शिक्षक। तो विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक पर भी फोकस किया गया है नई शिक्षा नीति में। उसमें ये बताया गया कि कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी उनके कम ट्रांसफर किए जाएं, उनकी आवश्यकता अनुसार ट्रांसफर किए जाएं, या विद्यालयों में शिक्षकों के आवास होने चाहिए। तो ये आधारभूत संरचना के लिए भी इस पे फोकस किया गया। जहां तक बजटिंग का सवाल है, जीडीपी का करीब 4.14% आरबी सर ने बताया कि हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और इसको जो है लक्ष्य रखा गया 6% की हम इसको खर्च करेंगे। और पुरानी शिक्षा नीतियों में भी 6% का लक्ष्य रखा गया था, और उसी को जो है कंटिन्यू किया गया नई शिक्षा नीति में। क्योंकि जो भी सारी सिस्टम है, सारे एनालिसिस हैं, वो बिना फंडिंग के वो संभव नहीं है कि हम जो है कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें वित्त की जरूरत होगी, और इस वजह से जो शिक्षा पर जीडीपी है, जीडीपी का 6% हम खर्च करने की जो है टारगेट हमने सेट किया है। तो इस तरह से जो नई शिक्षा नीति है 5+3+3+4 की, वो हमें जो है एक नया सिस्टम, पहले 6 से 14 वर्ष तक का था, अब उसको हमें स्कूलिंग का जो टाइम है वो बढ़ा के हमने 15 साल कर दिया। मतलब कक्षा 1 से 12 तक बच्चा 12 साल पढ़ रहा है, और 3 साल का उसका प्री स्कूलिंग हो गया, जिसमें नर्सरी, LKG, UKG सम्मिलित है। और LKG, UKG और नर्सरी में जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर फोकस करने के लिए, उनको ज्यादा तरीके से उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये जो है कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करें उनके। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जो हमारे आंगनबाड़ी क्षेत्र के कर्मी हैं, अभी कहीं ना कहीं उनके पास जो पढ़ाने का हुनर है, पढ़ाने का स्किल है, वो नहीं है। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति में उनको ट्रेनिंग देने का भी बोला गया है कि हम इनको ट्रेंड करेंगे, जो आंगनबाड़ी के लोग हैं, जिससे जो हमारी प्री स्कूलिंग है, नर्सरी, LKG, UKG की, उसको हम और अधिक प्रभावशाली से इनके द्वारा जो है हम इसको बच्चों को जोड़ सकें इससे जो है। तो जो बच्चे हैं 1, 2, 3 और उसके आगे के बच्चे, उनकी जो बेस है, कक्षा मतलब ईयर 3 से लेके ईयर 18 तक बच्चे को हम जो है राइट टू एजुकेशन में अब देना चाहेंगे। तो हम इन फ्यूचर देखेंगे, हो सकता है कोई संविधान में इसके लिए संशोधन भी आए, जिससे 6 से 14 वर्ष का जो
वो है उसको बढ़ा के 3 से 18 वर्ष तक किया जाए। तो नई शिक्षा नीति लाने का एक प्रॉफिट ये है कि हम जो आज के समय में हम कहीं ना कहीं जो है और देशों के साथ समन्वय बनाना चाहते हैं, तकनीकी से, प्रौद्योगिकी से, अपनी शिक्षा नीति में सुधार से। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ अच्छा से अच्छा करें, कुछ नए परिवर्तन बहुत जरूरी है समाज में। उसके लिए नई शिक्षा नीति जो है लाई गई। शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो है कि हम इसको शिक्षा को सबके लिए पहुंचाएं, सबके लिए आसान पहुंच हो, इसकी समान शिक्षा पहुंचाएं, इसकी गुणवत्ता को हम बढ़ाएं और जवाबदेहिता भी इस पर तय करें। जो दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा के, शिक्षक और शिक्षार्थी, उसके अलावा जो तीसरा बिंदु हमारे पास बच रहा है वो अभिभावक। तो अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन से जोड़ना होगा, वो बच्चे पे अपने ध्यान दें। आज के जैसे व्यवहारिक पक्ष में हम लोग देखते हैं कि स्कूलों में पीटीए बनी हुई है, एसएमडीसी बनी हुई है, एसएमसी बनी हुई है, पर बहुत ज्यादा उसका व्यवहारिक रूप से अभिभावक जो है उसमें उदासीनता बरतते हैं, प्रतिभाग नहीं करते हैं या अपने सुझाव नहीं देते हैं। तो हमें इस प्रतिभागिता को, अभिभावकों की प्रतिभागिता को हमें इसमें बढ़ाना होगा। और नई शिक्षा नीति में भी इस बिंदु को रखा गया है कि अभिभावक इसमें जो है अधिक से अधिक जो है जुड़ें, अधिक से अधिक प्रतिभाग करें। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है हमें इस अभिभावक को भी अपनी शिक्षा से जोड़ना होगा। जो अभिभावक हमारी शिक्षा से दूर जा रहा है वो अपनी जिम्मेदारी यहीं तक समझता है कि हमने बच्चे का नाम स्कूल में लिख दिया है, लिखवा दिया है, तो सारी जिम्मेदारी टीचर की हो गई। तो हमें जिम्मेदारी तो टीचर की है, बट कहीं ना कहीं अभिभावक को भी इससे जोड़ना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो इस पे भी जो है जो तीसरा स्टेक होल्डर है अभिभावक, उसको भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। और जो हमारी एसएमडीसी हैं, एसएमसी हैं और पीटीए है, इसको और प्रभावी तरीके से हमें काम करना है। इसके लिए बहुत अच्छी चीजें बनाई गई हैं, पर व्यवहारिक रूप से हम वो चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें जो एक असेसमेंट की बात की गई, जो बच्चे का मूल्यांकन होगा, बच्चे का मूल्यांकन मतलब 360 डिग्री असेसमेंट बोला गया। इसमें बच्चा अपना खुद का मूल्यांकन भी करेगा, उसके जो सहपाठी हैं वो उसका मूल्यांकन करेंगे, और तीसरा जो है शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। तो जो बच्चे का जो इससे मूल्यांकन होगा, कहीं ना कहीं उसके जो रटने की विद्या है, रटने की समस्या है, जो रटने के ज्ञान के आधार पर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उससे असेसमेंट जो उसकी बाकी चीजें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को हमको बढ़ाना है, उसको खेलकूद में, उसकी अन्य गतिविधियों में, उसकी सामाजिक गतिविधियों में जो भी अन्य चीजें हैं उसको भी इसमें इंक्लूड करके हम उसका संपूर्ण असेसमेंट करेंगे, जिससे जो हमारा बालक है, हमारा छात्र है, हमारा विद्यार्थी है, उसका जो सर्वांगीण रूप से हम उसका विकास कर पाए। तो नई शिक्षा नीति में जो है ये चीज भी, मूल्यांकन पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। इसके लिए परख जो है, परख बनाया गया है। परख का जो है फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस ऑफ असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा जो हमारे जेंडर है, गर्ल्स हैं और ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए भी जो है जेंडर समावेशी निधि मतलब जेंडर इंक्लूजन फंड की भी बात की गई है, जो इनके विकास को बढ़ावा देगी। कक्षा 9th 10th 11th 12th जो कि हमारा सेकेंडरी लेवल का हो जाएगा, 10+2 की जगह अब 9 10th 11 12 एक साथ होगा। जो बच्चा विकल्प का चुनाव करता था कक्षा 11 में, अब वो विकल्प उसको कक्षा 9 में ही चुनने होंगे, और उसके पास बहुत सारे विकल्प होंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको साइंस पढ़ना है या उसको आर्ट पढ़ना है या उसको वाणिज्य पढ़ना है, मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो अगर उसकी रुचि इतिहास में है तो वो इतिहास भी पढ़ सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है एक जो बाधाएं थी, बहुत सारे लोग जो है कई क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। अब जैसे हम आर्ट्स दिला रहे हैं, साइंस दिला रहे हैं, तो साइंस की वजह से बच्चा या तो इंजीनियरिंग करेगा या तो मेडिकल में जाएगा। बट अगर वो कहीं और जाना चाहता है या कहीं आर्ट का बच्चा आर्ट ले लिया, तो उसके ये जो दोनों स्ट्रीम्स हैं, मतलब वो ना डॉक्टर बन सकता है ना वो इंजीनियर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 9 में हम उसको विकल्प का चयन करने का स्वतंत्रता देंगे या हम विषयों का पूल बनाएंगे, तो उससे जो है एक बहुत ही होलिस्टिक टाइप का क्रिएट होगा कि बच्चे के पास अधिक से अधिक ऑप्शन होंगे अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, और उसके फ्यूचर को हम जो है यहाँ पे बाधाएं नहीं उत्पन्न होंगी, उसके पास चुनाव करने की स्वायत्तता होगी। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन इसमें व्यवहारिक रूप से बहुत सारी समस्याएं, जैसे डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने बोला कि बहुत व्यवहारिक रूप से इसमें समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसकी जो स्किल है उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको कंज्यूम करना है, उसके स्किल को बढ़ावा देना है। इसलिए नई शिक्षा नीति में इस बात पे विशेष फोकस किया गया है
कि हम 9th में ही बच्चों को विषयों का चुनाव का अवसर देंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे जैसे गार्डनिंग है, फॉरेस्ट्री है, प्लांटेशन है, और भी चीजें जैसे जो हमारा मान लीजिए कहीं ऐसी जमीन है जहाँ पे फसलें नहीं हो रही हैं, तो हम बच्चों को उस टाइप से कुछ सिलेबस में व्यवहारिक रूप से जो अन्य चीजें हम नहीं दे पाते थे इंटर में, अब उनको हम कक्षा 9th में ऑप्शन देंगे। जैसे जो एग्रीकल्चरल भूमि है तो वहाँ पे बच्चे एग्रीकल्चर लें और वहाँ के विकास को बढ़ावा दें। तो वो बहुत अच्छी चीज है नई शिक्षा नीति में कि हम इससे जो है आगे बढ़ पाएंगे। कहीं जैसे पहाड़ है वहाँ पे जो चाय का उत्पादन हो रहा है वो चीजें हो रही है, उद्यानिकी, वानिकी, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थी के विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। और परिवर्तन जो कि संसार का नियम है, तो हमें परिवर्तन को अडॉप्ट करना होगा और नई शिक्षा नीति के अनुसार अपने आप को जो है ढालना होगा और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम ये आशा कर सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो हमको एक सही दिशा ले जाएगी, सही मार्गदर्शन करेगी और हमारे लिए एक अच्छा रास्ता तय करेगी, अच्छा रास्ता बनाएगी और भारत के विकास में योगदान देगी। जो हमारा बच्चा है और जो हमारे शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए मैं 4 लाइन ये बोलना चाहूंगा कि हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो सब आशंकाएं मेरे मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिलाकर चलने तो दो मुझको। तो नई शिक्षा नीति जो है हर बच्चे को समान रूप से कदम मिला के बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करेगा और हम उनके स्कूल को अच्छे से डेवलप करके भारत के विकास में योगदान दे पाएंगे। श्री आर.बी. श्रीवास्तव सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया, उनका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और लम्बुआ तहसील से जुड़े हुए सभी प्रधानाध्यापकों और उनका भी जो इस नई शिक्षा नीति के इस वेबिनार में शामिल हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। अभी जो है शैलेन जी आपको आएंगे। शैलेन जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंशुमान जी। हमारे जो वक्ता हैं श्री आर.बी. श्रीवास्तव सर, अंशुमान जी, साथ में गुलाब सिंह जी, उधर विजय भाई साहब, आप लोगों के सानिध्य में हम लोगों ने निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त मन में प्रश्न भी आए होंगे। तो एक बार हम आप सभी लोग का माइक जो है अनम्यूट कर दिए हैं। अगर किसी के मन में कोई भाव है, कोई प्रश्न है, अथवा वह कुछ ऐसा ज्ञान उसके पास है जो हम लोग को बांटना चाहता है, तो माइक ऑन है। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार, आपको रखने का मौका है, आप अवश्य रखें। किसी को अपनी कोई बात कहनी हो तो आपका माइक मैंने अपने तरफ से ऑन कर रखा है, या कोई प्रश्न हो या कोई जानकारी साझा करना चाहते हो हम सब लोगों के साथ में, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। किसी के मन में कोई क्वेरी हो तो अभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आदरणीय आर.बी. सर, अंशुमान जी, और इसके अलावा विद्वत प्रधानाचार्य गणों की एक लंबी टीम है, अपनी बात कर सकते हैं। हाँ गुलाब सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी कहना चाह रहे हैं, माइक ऑन हुआ आपका, बोले सर। नहीं मुझे कुछ कहना है। ठीक है। हाँ, और किसी कुछ कहना हो, किसी के मन में कोई प्रश्न या कोई ऐसी विचारधारा जो हम लोगों के पास अभी तक नहीं आ पाई हो, छूट रही हो, तो आप स्वयं सारे लोग ज्ञान के स्रोत हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप शिक्षा से जुड़े हैं, कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें कोई। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों ने अपना एक कीमती समय दे रखा है। क्योंकि समय लगभग पूरा हो गया है, 1:30 बजे का समय था, 1:35 हो रहा है। हमारे साथ में हमारे अग्रज बड़े भाई जिला मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ श्री अरविंद सिंह जी हैं, और इस समय प्रधानाचार्य इंटरमीडिएट कॉलेज गरई का प्रधानाचार्य के दायित्व के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। और हम लोग थोड़ा सा उनके विचार सुनेंगे, और उन्हीं के द्वारा मैं चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर आगंतुक है, चूंकि वह क्षेत्र को, लम्बुआ क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो सभी लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करें और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएं। आदरणीय अरविंद जी। आज के इस वेबिनार कार्यक्रम में उपस्थित सर्वप्रथम आर.बी. श्रीवास्तव जी, पब्लिक स्कूल फैजाबाद, और हमारे बगल बैठे श्री अंशुमान जी, प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय महाराजगंज, और इस संपूर्ण कार्यक्रम का जो आयोजन जिनके माध्यम से संचालित हो रहा है, श्री शैलेन चतुर्वेदी जी, जो हमारे छोटे बनुज हैं, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान केश कुमारी गर्ल्स कॉलेज,
और हमको लघुआ तहसील के वरिष्ठ प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह साहब, और हमें दिखाई पड़ रहे हैं, अभी दिखाई पड़ रहे थे डॉक्टर दिनेश सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और अभी स्क्रीन पर हमको धम्मौर के प्रधानाचार्य जी ही दिखाई पड़ रहे थे, डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी, और हमारे विद्यालय के दीप श्रीवास्तव जी दिखाई पड़ रहे हैं हमें। और हम आप सबका लघुआ तहसील से जो भी प्रधानाचार्य गण, हम सबका नाम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप सब उपस्थित हुए, आप लोगों ने इस विचार को सुना होगा और निश्चित ही इसका लाभ प्राप्त किया होगा। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे जब भी कार्यक्रम यह आयोजित होगा हम सबको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और विशेष करके हम अपने दो आज के प्रमुख वक्ता श्री आर.वी. श्रीवास्तव जी का और प्रधानाचार्य अंशुमान जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया और हमको इसका लाभ मिलेगा और हमारे सारे प्रधानाचार्य गण इसका लाभ उठा पाएंगे। और पुनः एक बार हमें जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं विजय कुमार सिंह जी और डॉक्टर राजकरण जी, विजय शंकर शुक्ल जी, सभी प्रधानाचार्य गण का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब उपस्थित हुए। और अंत में विशेष रूप से धन्यवाद शैलेंद्र चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने हमको अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।